नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सिमन है और मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी, पर अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। इसकी वजह मेरा वजन था। शक्ल सूरत की वैसे ही ठीक थी, वजन से और भी बदसूरत लगने लगी थी। घर वाले परेशान थे कि करें क्या। सब कुछ करके देख लिया, पर मेरा वजन कम नहीं हो रहा था, बल्कि जब मैं इसको कम करने की कोशिश करती तो ये और भी बढ़ता जाता था। मुझे मेरी दोस्त डराया करती थी कि अगर इस वजन के साथ तेरी शादी हो गई तो तू अपने पति को सुख नहीं दे पाएगी और वह तुझे छोड़कर किसी और के साथ चला जाएगा। मैंने कहा कि ये क्या बात है, जब किसी मोटी औरत की शादी होती है तो क्या उसके पति को उससे सुख नहीं मिलता? शादी के 7-8 साल बाद सब लड़कियां मोटी हो जाती हैं। अगर ऐसा होता तो फिर शादी के 7-8 साल बाद सब लोगों की तलाक हो जाती। पर वह मुझे कहती थी कि वो ज़माने चले गए, आजकल के लड़कों को तो दुबली पतली लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। फिल्मों में, ड्रामा में देख देख कर उनके दिल में यह बात बन गई है कि सुंदर लड़की सिर्फ पतली ही होती है, मोटी औरतों को तो वह कुछ भी नहीं समझते। मैं भी बड़ी परेशान रहती थी और परेशानी की वजह से मेरा वजन और भी ज्यादा बढ़ता जाता था। कहते थे कि सिमन का रिश्ता नहीं होगा, घर ही बैठी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी मोटी औरत से कौन शादी करेगा। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया, पर उन्होंने मुझे देखते ही इनकार कर दिया। उनका कहना था कि लड़की का वजन पहले ही 90 किलो है, तो शादी के बाद 120 किलो की हो जाएगी और फिर ऐसी होकर कौन सी अच्छी लगेगी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी कि इसका क्या करूँ। कभी वह मेरे लिए किसी वेद की बनी हुई चूरन लेकर आती तो कभी अजीबोगरीब जड़ी बूटियों की चाय बनाकर मुझे पिला देती, लेकिन कोई फायदा ना होता, उल्टा मेरा शरीर खराब होना शुरू हो जाता। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया जिसमें मेरी माँ की पहले से ही नजर थी। मेरी माँ को पता था कि अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा और मेरे ही खानदान में मेरी कुछ कजिन्स इस रिश्ते के लिए मुंह खोले बैठी थी, उनका फायदा हो जाएगा। ये लोग हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन दूर पार के रिश्तेदार लगते थे। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी कमेटी निकाल ली और इस कमेटी से मेरे लिए एक चीज लेकर आई जिसको पहनकर मैं भी दुबली पतली नजर आ सकती थी। उसको बॉडी शेपर कहते थे। मैं उन लोगों में से थी कि मेरा शरीर तो भारी भरकम था, लेकिन मेरा चेहरा पतली लड़कियों की तरह छोटा सा था, यानी सिर्फ मेरा जिस्म ही मोटा था, मेरे चेहरे पर कोई चर्बी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम ये पहनकर आओ, और मैंने जब इसे पहना तो कमाल ही हो गया। मैं तो दुबली पतली नजर आने लगी, मेरा निकला हुआ पेट भी फौरन अंदर चला गया और अपने आप को बहुत सुंदर महसूस करने लगी। अचानक से माँ अंदर आ गई। मेरी माँ तो मुझे देखकर रो पड़ी कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब मेरी माँ ने इस तरह से मेरी तारीफ की तो मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये लफ्ज मेरी माँ ने नहीं बल्कि किसी और ने बोला है, क्योंकि मेरी माँ ने आखिरी दफा मेरी तारीफ कब की थी ये मुझे याद भी नहीं था। वह तो हमेशा मुझे ताने ही देती रहती थी, बातें ही सुनाती रहती थी, कहती थी कि तू हमारे परिवार पर ऐसा बोझ है जिसको उतारते उतारते हमारा सारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमें सारी जिंदगी तुझे घर बिठाना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने मुझे फिर से कहा कि तू बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन साथ ही मुझे ऐसी खबर भी सुना दी कि मैं थोड़ी परेशान हो गई। मेरी माँ का कहना था कि आज शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुम कपड़ों के नीचे इसको पहन लेना और जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, जब तक शादी नहीं हो जाती, तुम इसे पहन के रखना। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद तो हकीकत पता चल ही जाएगी।
मेरी माँ का कहना था कि पता चल गया तो क्या हो जाएगा, बड़े लोग हैं, शादी के तुरंत बाद अपने ऊपर तलाक का धब्बा नहीं लगाएंगे। शादी हो गई तो समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि लेकिन माँ ये तो धोखा हुआ ना। उन्होंने कहा कि धोखे के बिना तेरा काम चलने वाला नहीं है और तूने हमें लोगों को धोखा देने पर मजबूर किया है, इसलिए इसका पाप भी तुझे ही लगेगा। जब मैंने ऐसी बात की तो शायद मेरी माँ को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह मेरे लिए इतना कुछ कर रही थी। मैंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था और अगर पाप मुझ पर लगेगा तो मैं वो पाप अपने सर लेने को तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्होंने बाद में भी मुझे छोड़ने की बात कर दी तो फिर क्या होगा। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, तेरा डर बिल्कुल सही है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुझे तरकीब भी तो बता रही हूँ ना पागल। जाते ही तू प्रेग्नेंट हो जाना। जब तुम उनके घर की वारिश की माँ बन जाओगी तो फिर वह तुझे कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते हैं बेटा। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं बेटा, यहाँ पर एक मर्द एक वक्त में एक ही पत्नी रख सकता है। अगर वह उसके बच्चों की माँ हो तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। बाकी तुझे खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है, घर के काम भी तो अच्छे से करती है, चेहरा भी तेरा सुंदर है, दिक्कत इसका कम हो जाएगा। शादी के बाद तो लोगों का वजन बढ़ जाता है, कम कैसे होगा। जब मैंने यह बात की तो मेरी माँ ने मुझे एक और बात बताई। कहती है कि इसको पहनने से भी वजन कम हो जाता है, तुम इसको पहनो और साथ साथ अपना ख्याल भी रखना, परहेज भी करना, हो सकता है कि वाकई इससे तुम्हारा वजन कम हो जाए। मैं जानती थी कि यह धोखा है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि और कोई विकल्प नहीं है। यह धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वाकई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो मुझे लड़का भी बहुत पसंद आ गया। वो लोग अमीर भी थे, सब कुछ ठीक था। अगर इस छोटे से धोखे से मेरी जिंदगी बच सकती थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। बाद में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता। लड़ाई झगड़े तो उन लोगों के घर भी शादी के बाद होते हैं जिनके साथ सब कुछ ठीक होता है। ज्यादा से ज्यादा लड़ाई झगड़े हो जाने थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मैंने भी ऐसा ही किया। मेरे दिमाग में एक और बात भी थी। मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो गई थी। जब हम सब लड़कियां किसी जगह बैठ जाती, किसी दूसरे की रिश्तेदार की शादी पर मिलती थी, तो सबसे ज्यादा वह लोग मुझ पर ही हंसती थी और कहती थी कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई। अब मैं उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी शादी भी हो गई, वह भी 3 लोगों से ज्यादा अच्छे घर में, और मेरा होने वाला पति भी तुम लोगों के पति से ज्यादा हैंडसम है। और इसमें कोई झूठ भी नहीं था। मेरा पति वाकई बड़ा ही सुंदर आदमी था। मुझे पता था हर इंसान की जिंदगी में एक मौका ऐसा आता है जब या तो वह अपनी जिंदगी बदल देता है या फिर सोचता ही रहता है। और मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद मुझे यह मौका मिलने वाला नहीं था। जिस दिन उन लोगों को आना था, मैंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी और मुझे यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने वह पहन लिया और दुबली पतली बनकर उन लोगों के सामने आ गई। शक्ल सूरत तो मेरी अच्छी ही थी, थोड़ा मेकअप से खुद को सजा लिया, उन लोगों सामने के आ गई। शक्ल सूरत तो मेरी अच्छी ही थी, थोड़ा मेकअप से खुद को सजा लिया, उन लोगों को मैं पसंद आ गई और वह रिश्ते के लिए हाँ कहकर गए। क्योंकि पहली दफा मेरे रिश्ते के लिए हाँ हुई थी। सच कहूँ तो आंखों में आंसू आ गए थे, आंसू खुशी के थे। इंसान कभी कभी सारी जिंदगी मेहनत करता है, 8-9 साल तक मेहनत करता है, लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, उसे कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता और वह यह सोचकर खुश रहता है कि चलो मैं तो ठीक कर रहा हूँ।
लेकिन वही इंसान अगर कोई गलत रास्ता बनाता है, जो उसे कुछ ही दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी खबर मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है और वह कामयाब हो जाता है, अब इसको इंसान क्या कहे? शायद यही भगवान की तरफ से परीक्षा है। लेकिन अब मैं इस परीक्षा से तंग आ गई थी। मैंने गलत रास्ते पर पांव रखा था, लेकिन मुझे मंजिल मिल गई थी, इसलिए मैं खुश थी। जो होना था हो जाता, वैसे भी तो जिंदगी बुरी थी। वह लोग बाद में ताने देते तो क्या हो जाता? मुझे तो मेरे अपने लोग ताने देते थे। मेरी माँ मुझे ताने सुनाती थी, मेरी बहन मुझे कुछ न कुछ बोल ही देती थी। अगर वह लोग भी बोल देते तो क्या हो जाता? मैं सहन कर लेती। कम से कम मेरे बाकी परिवार वालों को तो इस बारे में पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वह तो यही समझते कि मैं अच्छे घर में गई हूँ, अच्छे लोगों में गई हूँ, मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा, तो वह लोग भी जलते रहते और मैं यही चाहती थी। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई क्योंकि उन लोगों के बेटे की उम्र भी निकलती जा रही थी। वह 30 साल का था और मैं 25 साल की। शादी के लिए वह जल्दी जल्दी में इस रिश्ते के लिए हाँ कह बैठे थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी भी थी, जिसका पति इंडिया में ही काम करता था लेकिन दूसरे शहर में, इसीलिए महीने में 1-2 चक्कर लगा लेता था। वो औरत अजीब सी थी। वो खुद को सबसे छुपा कर रखती थी। वो भी अच्छी खासी मोटी किस्म की औरत थी और उसके यहाँ अब तक कोई औलाद नहीं हुई थी, जबकि उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। जब मैंने कहा कि इतना पर्दा क्यों करती है, तो उसने कहा कि पर्दा करना तो हमारी संस्कृति में है। औरत को तो सर के आगे से पल्लू हटाने की इजाजत नहीं है। साड़ी पहनने का यही मकसद होता था कि पल्लू हमेशा सर के ऊपर रहे, और अगर आगे से घूंघट गिरा कर रखे तो और भी अच्छा है। यह तो आप लोगों ने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अलग से कर रही हूँ। यह सब कुछ हमारे रीति रिवाजों में है। बुरी नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे अपनी हरकतों के बारे में जलने का बड़ा शौक था कि मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो वैसे करती हूँ, और अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करती थी। दिल की अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। पर नई नवेली दुल्हन का सभी शुरू में बहुत ख्याल करते हैं। मैं शादी करके अपने ससुराल और अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन अब मैं थर थर कांप रही थी क्योंकि मेरा राज जल्द ही खुलने वाला था। मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ की, मुझे मुंह दिखाई में तोहफा भी अच्छा दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मैं दिल में सोच रही थी कि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। और जब तुम्हें यह बात पता चलेगी तो पता नहीं तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जब मेरी तारीफ करता तो मैं कहती कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वह कहने लगा कि अरे, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो चुप करके हजम कर लो। तुम आगे से यूं क्यों कह रही हो? क्या ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जब शादी को 4-5 साल गुजर जाएंगे और मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूँगा, तब तुम कहोगी कि आप तो मेरी तारीफ ही नहीं करते। अरे, यही तो रात होती है जब पति अपनी पत्नी की दिल खोलकर तारीफ करता है, और फिर सारी जिंदगी उनको यह लम्हा याद रहता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उसकी बात तो मैं समझ रही थी, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर मसले का हल होता है। मेरे दिमाग में भी एक अच्छा भला प्लान आ चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे रोशनी में सोने की आदत नहीं है, इसलिए आप लाइट ऑफ कर दो। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें रोशनी में सोने की आदत नहीं है और मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। मैंने अपने पति से कहा कि जिंदगी भर का साथ है, अभी शुरू के दिन है ना, आपको भी मेरी बात माननी चाहिए, मैं भी आपकी बात मानूंगी। आज मुकम्मल अंधेरा करके ही सोते हैं।
मेरे पति ने मेरी बात मान ली और कहा कि चलो ठीक है, और 2-4 दिन तो सुकून से गुजर गए। वैसे मैं खुद तंग आ गई थी इसको पहनकर, सांस ही बंद हो जाता है। गर्मी के मौसम में इस तरह की चीज पहनना कोई आसान काम थोड़ी था, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे पति ने मुझे देख लिया और उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रही थी और मेरा अच्छा भला वजन था। अपना यह भारी भरकम वजूद अपने पति के सामने लिए खड़ी मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। वह मेरे बारे में क्या सोचता था, मुझे क्या समझता था, और अब मेरी असलियत उसके सामने आ गई थी। तुम्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने भी अपने पति की पहले तो चुपचाप बातें सुन ली, फिर कहा कि अभी तो आप 1 हफ्ते से बड़े खुश थे और कह रहे थे कि पति पत्नी का साथ जिंदगी भर का साथ होता है, और अब सिर्फ इसलिए कि मेरा थोड़ा बहुत वजन ज्यादा है आप मुझे बातें सुना रहे हैं। मेरे पति ने मुझे कहा कि अब तुम भी बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्या तुमने मुझे 1 हफ्ते में थोड़ा भी नहीं जाना? तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं तुम्हें इस किस्म का इंसान लगता हूँ? मैं खूबसूरती पर मरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं खुद 30 साल का हूँ। मेरी अपनी शक्ल कौन सी अच्छी है? मैं क्या तुम्हें शाहरुख खान लगता हूँ? मुझे बस एक अच्छी लड़की से शादी करनी थी, लेकिन पत्नी से ज्यादा मुझे औलाद की ख्वाहिश है। और डॉक्टर कहते हैं कि भारी भरकम वजूद की औरतों के यहाँ औलाद नहीं होती। यह बात तो मैंने पहले भी सुनी थी और मैं सोच रही थी कि मेरे पति ने यह बात नहीं सुनी हो, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से मर्द हैं जिनको इन औरतों की बातों के बारे में इतना पता नहीं होता। लेकिन आजकल इंटरनेट में सबको हर राज बता दिया गया है। पहले तो ये होते थे कि घर में बच्चा भी पैदा हो जाता था और घर के मर्दों को पता ही नहीं होता था कि किसका बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन आजकल हर चीज सामने आ रही है। मेरे पति को भी यह बात किसी ने बताई थी या शायद उसको खुद से ही पता चली। मोटी औरतों के यहाँ बच्चे देर से पैदा होते हैं। मुझे अपने पति की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह औलाद के लिए फिक्रमंद है। मैंने उसे खड़े खड़े 4 औरतों की मिसालें दी कि हमारे खानदान की औरतें हैं, 100 किलो उनका वजन है, लेकिन शादी के पहले ही साल उनके यहाँ औलाद हो गई थी। आप क्यों परेशान होते हैं ऐसी बातों से? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने जिसको औलाद देनी हो उसे औलाद मिल जाती है। मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई की बीवी भी तुम्हारे वजन की है, 8 साल से उसके यहाँ औलाद नहीं है, और उसे डॉक्टर ने यही कहा है कि वह अपना वजन कम करे, लेकिन ना उसका वजन कम होता है और ना ही उसके यहाँ औलाद पैदा होती है। मैंने अपने पति को तसल्ली दी और कहा कि ये तो भगवान के काम है, शायद उनके नसीब में औलाद ना हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरा शरीर बिल्कुल सेट है और सिर्फ वजन ज्यादा होने से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। मैंने अपने पति को समझा दिया, पर मेरे पति ने कहा कि मुझे तो इस बात का पता चल गया है, लेकिन बाकी घरवालों को फिलहाल इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। खैर से तुम माँ बन जाओगी, उसके बाद बेशक यह बात सबको बता देना, फिर हम यह भी कह सकते हैं कि बच्चे की वजह से तुम्हारा वजन बढ़ गया है। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा पति मेरा साथ दे रहा था। वह मेरा साथ क्यों नहीं देता, क्योंकि 4-5 दिनों में ही मैंने उसे अपना दीवाना बना लिया था। मेरी माँ ने मुझे ऐसी हरकतें सिखाकर भेजा था कि जिनका इस्तेमाल करके वह मेरा दीवाना हो चुका था और उसने मेरी जिंदगी बड़ी आसान कर दी थी। मैं दिन भर इस बॉडी शेपर को पहनकर बाहर फिर सकती थी और रात को कमरे में आकर उतार सकती थी, क्योंकि मेरे पति के सामने मुझे अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं थी।
और उसका यह आइडिया भी बहुत अच्छा था। एक दफा बच्चा हो जाए तो उसके बाद मैं यह बहाना तो कर ही सकती हूँ कि बच्चे की वजह से मेरा वजन बढ़ गया है, और फिर मुझे कोई कुछ भी ना कहता। सबको पता होता कि जब आई थी तो अच्छी भली खूबसूरत थी, अब थोड़ा वजन बढ़ गया तो क्या हुआ। बच्चों के बाद तो सबका वजन बढ़ जाता है, लेकिन मेरी किस्मत मुझे धोखा दे जाएगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए, लेकिन मुझे अब तक उम्मीद नहीं मिली थी। अब मेरा पति भी थोड़ा चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया था। उसका कहना था कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी जैसी औरतों के पहले महीने में ही पेट से हो जाते हैं, लेकिन तुमने 3 महीने गुजार दिए, पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे औलाद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बूढ़े होने से पहले मेरी औलाद जवान हो जाए और मेरा सहारा बने। मेरे बाप का भी इस दुनिया में कोई नहीं था और अकेले बंदे के बड़े नुकसान होते हैं। उसने 1 साल में सिर्फ 1 दफा कॉल की थी और कहा था कि वो खैरियत से है। साल गुजर चुका था। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो उस शख्स को फोन पर धमकियां दे रही थी और कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता था तुम यह काम कर लोगे और किसी को पता न चलेगा, पर मुझे पता चल गया ये सब बातें तो बात की हैं। फायदा तुमको क्यों हो, मुझे भी इसका फायदा चाहिए। मैंने अचानक दरवाजे पर दस्तक दे दी। मेरी जेठानी के हाथ से फोन गिरा और वो मुझे डांटने लगी कि तुम्हें तमीज नहीं है, कमरे में आने से पहले दस्तक देते हैं। मैंने कहा कि मैंने दस्तक दी थी, लेकिन आप ही घबरा गईं। तो वो बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी कि जाओ यहाँ से। 2 दिन बाद मेरा पति वापस आ गया। 1 साल के बाद उसे देखकर मेरा दिल भर आया। मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वह भी मुझे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इस 1 साल में उसकी याद में इतना रोई थी, ठीक से खाना भी नहीं खाया था कि मेरा 10-15 किलो वजन कम हो चुका था। मेरे पति ने आते ही मेरी सास को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए भेज दिया। वो मेरी सास की बहन लगती थी। मेरी सास भी चली गई। कहने लगी कि यहाँ तो पूरा दिन मैं अकेली ही रहती हूँ। ये दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। वो घर तो बच्चों से भरा हुआ है। मेरी बहन तो कब की नानी बन गई और दादी भी। मेरी सास घर से चली गई। मेरा पति वापस आ गया, लेकिन उसने आते ही एक अजीब सा काम मुझे करने को कह दिया। उसने कहा कि मुझे ये काम सारी रात करना होगा। उसका कहना था कि मुझे रोज रात को अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर सोना होगा। जब मैंने उससे पूछा कि ये सब क्यों करना है, तो गुस्से से देखने लगा। बस तुम आंखों पर काली पट्टी बांधकर सोया करोगी और मैं सारी रात जाप करूंगा और फिर हम जल्द ही माँ बाप बन जाएंगे। मैंने अपने पति को बहुत अच्छी तरह जान लिया था। वो ऐसी बातों पर यकीन करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। हमारे घर में भी ऐसी कोई बात नहीं होती थी। फिर अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहा था? उसने 1 साल जाने कहाँ गुजारा था, वहाँ पर क्या करता रहा है? हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पर रहा हो, ऐसे लोगों में, कि वो इन बातों पर यकीन करने लगा था। बहरहाल वो मेरा पति था। उसने मुझे मना लिया कि मुझे ऐसा करना है। मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत सिर्फ ये था कि आंखों पर काली पट्टी बांधकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं जाग रही थी। गर्मी के मौसम में कौन आंखों पर काली पट्टी बांधकर सोता है? मुझे इस कदर उलझन हो रही थी। मेरे पति ने कहा कि मैं अपना काम करके सो जाऊंगा, तुम भी चुपचाप सो जाना और इस पट्टी को सुबह तक बिल्कुल भी नहीं खोलना। बस एक दफा काली पट्टी बांधकर बिस्तर पर बैठ जाओ, तो फिर सुबह ही उठना है।
मैं हैरान थी कि आखिर ये किस किस्म का अमल है। अगर इंसान एक कमरे में आंखें बंद करके भी बैठ जाए, तब भी उसे इस कमरे में किसी और शख्स की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास होने लगता था कि मेरा पति कमरे में नहीं है। फिर सुबह होने से पहले वो वापस आ जाता था। घर में मेरी जेठानी के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरा जेठ 2 दिन पहले ही घर से होकर गया था और उसने 20 से 25 दिन तक वापस नहीं आना था। एक तो मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी थी, ऊपर से लाइट चली गई। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति को आवाज दी, वो शायद कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। ऐसा मालूम होता था कि आवाज घर में से आई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जरूर मेरे कान बज रहे थे। मैंने चुपके से पट्टी हटाकर देखा तो मेरा पति कमरे में नहीं था। और फिर मेरा पति वापस आया, लेकिन वो जिस तरफ से वापस आ रहा था, वहाँ तो मेरी जेठानी का कमरा था। क्या वो मेरी जेठानी के कमरे में गया था? नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। पहले तो मेरी जेठानी सिर्फ कमरे में बंद रहती थी, अब तो वो अपने कमरे को भी अंदर से बंद करके रख रही थी। चुपके चुपके बाहर आती, किचन से खाना लेती और फिर कमरे के अंदर चली जाती। खैर, उस औरत की तो पहले दिन से ही हरकतें थी। लेकिन मेरा पति मुझसे ये कहता था कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाओ और मैं कमरे में ही बैठा हूँ। फिर वो कमरे से चला जाता था। इसका मतलब है मुझे से झूठ बोल रहा था। मैंने अपने आप को बहुत बेवकूफ महसूस किया कि मैं अपने कमरे में आंखों पर पट्टी बांधे बैठी हूँ और मेरा पति मेरे कमरे से निकलकर जेठानी के कमरे में जा रहा है। मैं तो अब तक की सबसे बेवकूफ औरत हूँ। बस मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे पति ने अगले दिन मुझसे कहा कि आंखें बंद करके बैठो और 5 मिनट बाद ही कमरे से निकल गया। मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी, मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दी थी। मैंने पट्टी उतार कर एक तरफ फेंक दी और अपनी जेठानी के कमरे में गई। अंदर से दोनों की आवाजें आ रही थी। इसका मतलब मेरा पति अंदर ही था। एक झटके से दरवाजा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई। हैरान रह गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। कमरे में मेरी जेठानी और मेरा पति मौजूद थे। सामने मेरी वो जेठानी जो इंसानों से पर्दा करती थी, मेरे पति से भी, पर आज उसके चेहरे से घूंघट भी हटा हुआ था और मेरी जेठानी के हाथ में एक नवजात बच्चा था। मेरा पति भी उस बच्चे को संभालने में उसकी मदद कर रहा था। सारे कमरे में बच्चे का सामान बिखरा हुआ था। बच्चा सुकून से सो रहा था। मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए और मेरे पति ने कहा कि तुमसे कहा था कि यहाँ नहीं आना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर किस्मत की करनी ऐसी हुई कि पीछे से मेरा जेठ भी वहाँ आ गया और उसने श्री से मंजर देख लिया। वो 2 महीने से घर नहीं आया था और शायद अचानक से आकर अपनी पत्नी को सरप्राइज दे देना चाहता था, लेकिन उस बेचारे को भी मेरी तरह झटका लगा। मेरा पति और मेरी जेठानी हम दोनों के सामने मुजरिम बने खड़े थे। तब मेरा जेठ बुरी तरह चिल्लाया और बोला, यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे अभी बताओ, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर गुजरूंगा कि उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे पति ने कहा, मुझे मेरी पत्नी से औलाद नहीं हो रही थी और इस घर में एक बच्चे की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी पत्नी से झगड़कर दूसरे शहर चला गया और वहाँ पर मैंने सरोगेसी की मदद से इस बच्चे को पैदा किया। यानी मैंने एक औरत से शादी की सिर्फ औलाद के लिए, और जब मुझे मेरी औलाद मिल गई तो मैंने उसको तलाक दे दी। और इसमें उस औरत की मर्जी थी, वो मेरे बच्चे की सरोगेट माँ बनी।
ये मेरा खून है, लेकिन गलती मुझसे यहाँ पर हुई कि वो औरत मेरी भाभी की दूर की रिश्तेदार लगती थी और उसने ये बात भाभी को बता दी। भाभी का कहना था कि तुमने ये धोखा दिया है, क्योंकि सबको कोई यही कहने वाला था कि ये मेरा बच्चा है, मेरा। मैं माँ को घर आते ही कहीं भेज दूंगा और फिर उनको बताऊंगा कि मेरी पत्नी उम्मीद से है। तब तक बच्चे को कहीं और रख लेता। मैंने सारा प्लान बनाया था, लेकिन भाभी को इस बारे में पता चल गया। उनका कहना था कि वो बच्चे को अपने पास रखेंगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं देंगे। पहले ही बहुत दिक्कत था। अपनी बीवी को भी ये कहने वाला था कि बच्चा कहीं से मिला है, इसे शादी वाली बात नहीं बताना चाहता था। किसी तरह भाभी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, लेकिन भाभी मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं दे रही। अभी तो 2-3 दिन ही हुए थे इस सब को। वो बच्चा मेरे पति का था, मेरे पति का खून था। मेरे पति ने किसी औरत से शादी की, लेकिन सिर्फ बच्चे के लिए, और उससे 9 महीने बाद तलाक दे दी और बच्चे को अपने साथ वापस ले आया। मैंने अपनी जेठानी के हाथों से एक झटके से बच्चा छीन लिया और मैंने कहा, ये मेरे पति की औलाद है, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। मुझ में और मेरी जेठानी में झगड़ा होने लगा। मेरी जेठानी का कहना था कि सास आएगी तो उसको मैं सब कुछ बता दूंगी, फिर वही फैसला करेगी। हम दोनों औरतें आपस में लड़ रही थी जब मेरे जेठ ने बीच में आकर एक बात कह दी। मेरे जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, हम भी इसी तरह बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो पति पत्नी आपस में लड़ने लगे और हम दोनों वहाँ से चुपके से निकल आए। कमरे में आकर मैंने अपने पति से बहुत झगड़ा किया, लेकिन उस बच्चे को देखकर यही ख्याल आया कि ये सब मेरे पति ने मेरे लिए ही तो किया है, वरना वो किसी और से शादी कर लेता और मुझे तलाक दे देता। लेकिन उसने ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए किया और वो मेरे पति का खून था। मुझे फौरन उस बच्चे से मोहब्बत हो गई। फिर मैंने उसे गले से लगा लिया। फिर कहते हैं कि जब हम किसी चीज से मायूस हो जाते हैं तो फिर हमारे हक में वो चीज बेहतर हो जाती है। अपने पति से दूर रहने की वजह से मेरा 20 किलो वजन कम हो गया था। सब बिल्कुल ठीक था। हमने अपने इस बेटे का नाम रोहन रखा था। जब रोहन 2 साल का था तो भगवान ने मुझे उम्मीद दे दी। मैं वो सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी जब मुझे ये पता चला कि मैं अपनी शादी के 3.5 साल बाद माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति की खुशी की इंतहा नहीं थी। रोहन को भी हमने गले से लगा लिया कि ये शायद उसकी वजह से ही हुआ था। और फिर भगवान ने मुझे 2 बेटों से घर भर दिया। मैं 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। इस घर में मेरे कदम मजबूत हो चुके थे। मेरी जेठानी ने अपने पति से इस तरह से औलाद पैदा करने की इजाजत ना दी और तंग आकर मेरी सास को सब कुछ बता दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं 2 बेटों की माँ बन चुकी थी। मेरी सास ने कहा कि कोई बात नहीं है, इसने इस घर को 2 बेटे दिए हैं और रोहन भी हमारी जान है। मेरी सास भी हमारी तरफ हो गई। मेरे जेठ का काम मुल्क से बाहर लग गया और वो मेरी जेठानी को भी अपने साथ ले गया। अब इस घर में हम तीनों ही रहते हैं, मेरी सास, मेरे पति और हमारे बच्चे। और हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अभी भी अपनी जेठानी के लिए दुआ करती हूँ कि भगवान उसके हक में सब ठीक करे। बिन औलाद का गम वाकई बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।